अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो आपने सेंट्रल जेल के हर पहलू पर नज़र डाली कि किस तरह से जेल इंतज़ामिया, पुलिस और सिंध गवर्नमेंट मिलकर सेंट्रल जेल में इंतज़ामात कर रही है ताकि कैदियों के लिए हर सहूलियात प्रोवाइड किया जाए। मगर आज हम फिर से एक बार मौजूद हैं कराची के सेंट्रल जेल में। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे जो सज़ाए मौत के कैदी हैं और वो कैदी जो कि डेली बुनियादों पर आ रहे हैं मुख्तलिफ जराइम करके माशरे में। साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रहे कि जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ है, उसी तरह कराची की सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में जराइम की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ है। जराइम बढ़ रहा है तो जेल में भी कैदियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। क्या पुलिस के पास ये जो कैदी आ रहे हैं सेंट्रल जेल में टारगेट है उनके लिए, किस तरह से इंतज़ामिया कर रही है, और साथ ही साथ उन स्टोरीज़ पर बात करेंगे जो कि सज़ाए मौत के हैं और कितने सज़ाए मौत के कैदी यहाँ पर हैं जिनको सज़ाएं हुई हुई है। तमाम तर पहलू पर आज नज़र डालेंगे। हमारे साथ किस तरह से आप अपने माशरे में रहकर अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, या बुराई की तरफ आते हैं या अच्छाई की तरफ आते हैं। मगर वो कैदी जो कि बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहें और नहीं भी रहें, तो वो किसी भी तरह से यहाँ पर आए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी की दिलाज़ारी करना या किसी की फैमिली को दुख पहुँचाना, मगर साथ ही साथ हम आज ये वाज़े कर दें कि हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये माशरे में रहने वाले वो अफराद जो कि गलत जगहों पर जा रहे हैं या गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महंगाई है, एक तरफ माशरे में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया इस पाकिस्तान मुल्क में, मगर दूसरी तरफ अच्छाई का भी पहलू है। मगर साथ ही साथ हमारे साथ आप देखेंगे कि हम मौजूद होंगे डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद यूसुफ भाई, और हमारे साथ होंगे कुछ कैदी जिनसे हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो जेल है वो इबरत का निशान है और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिराज है। शिराज भाई, ये बताइएगा कि पहले तो कब आए आप, क्यों आए, किस तरह से आए? मुझे जेल में 15 साल हो चुके हैं और मेरा मोबाइल फ़ोन स्नैच हुआ था जी। उसने स्नैचिंग के बाद उन पे रैंसम डिमांड किया और वॉट एवर दे डिड। तो जब पुलिस ने उसमें से वो देखा तो उसमें यूज़ में तो मेरे था वो जी, तो उसकी मैं FIR कटवा चुका था। तो उस सिलसिले में मुझे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने, जब उनको मैंने FIR दी, कॉपी दी, उन्होंने सब वेरीफाई किया। उसके बाद उन्होंने डिमांड्स अपनी वो ब्राइब के लिए जो पेश की तो मैं फुलफ़िल नहीं कर सका, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, तो क्या माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे हैं? जी हाँ। तो क्या पढ़ाई की हुई है? और 15 साल 15 साल। तो क्या सज़ा हुई भी है? जी हाँ, मुझे डेथ सेंटेंस हुई हुई है। अच्छा। और जिस पर मुझे अरेस्ट किया तो उस पर मैंने ग्रेजुएशन की हुई थी। फिर मैं यहाँ आने के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी, मास्टर्स किया, LLB इसी जेल से किया? जी हाँ। जेल इंतज़ामिया ने सपोर्ट किया? बिल्कुल सपोर्ट किया। और डबल मास्टर्स में कर चुका हूँ, LLB में कर चुका हूँ, अभी फर्दर स्टडीज़ में कर रहा हूँ आगे। और ये सज़ा कब हुई आपको? सज़ा मुझे हुई 2020 में। 20 में 4 साल हो गए, इसका मतलब है सज़ा को 4 साल हो गए। हाँ। जेल में 15 साल हो गए जी। तकरीबन 11 साल मेरा केस अंडर ट्रायल रहा जी। उसके बाद से अपील में हूँ मैं। अभी भी अपील में हैं आप? जी हाँ, 4 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन है। अभी तक कोई डेट नहीं आई है जी। हमारा सेटबैक ये है कि मीडिया पे तो बहुत अच्छे बयान देते हैं, चीफ जस्टिस जो भी नए आते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं, लेकिन वो मीडिया की हद तक होती हैं। उससे अगर आप रिजल्ट देखें उसका, तो हम तो ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं ना जी। आम जो आवाम है वो चीज़ वो नहीं देख रही, वो तो सिर्फ मीडिया की हद तक उसको सुन रही है, हम वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो रिजल्ट उनका ज़ीरो होता है। ठीक है। अच्छा, ये बात आगे कंटिन्यू करने से पहले ये है कि हम यहाँ बैठकर हम इदारों पर कोई तनकीद नहीं कर रहे, मगर ये है कि इनका हक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनको फेस करना पड़ रहा है। ये बताइएगा, ठीक है, इदारों में जैसे अदलिया की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है एज़ कम्पेयर दूसरी कंट्री से, तो मगर क्या उम्मीद है कि अच्छा होगा, सुना जाएगा आपको? बहुत मुश्किल है, मुश्किल लग रही है। यहाँ पे जस्टिस नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ जस्टिस नहीं जी। तो क्या आप क्या समझते हैं, जस्टिस नहीं है तो फिर क्या आपको इंसाफ की भी उम्मीद नहीं है? तो फिर क्या आप क्या अल्लाह से इंसाफ की उम्मीद है, इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे 15 साल हो गए। अंदर ऐसे प्रिजनर्स मौजूद हैं जिनको 27 साल 28 साल हो गए हैं और वो अभी तक सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि हमारी अपील चले जी। लेकिन बात वही आ जाती है ना, अब एक कोर्ट अगर एक बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस सुना रहा है, 14 साल 15 साल में वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है, वो अपनी फैमिली में वापस चला जाता है। लेकिन डेथ सेंटेंस आप जब देते हो वो तब तक बैठा रहेगा जब तक आप उसकी अपील नहीं सुनेंगे। ठीक है, अपील सुनना लाजमी है। अपील सुनना लाजमी। अब जिनको 28 साल हो गए वो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट चुके हैं।
अब कल को उनका केस चलता है, उनको एक्विट करते हैं तो उनके 28 साल कहाँ गए? बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम आपसे एक सवाल और करेंगे, मगर मैं पहले जानना चाहूँगी यूसुफ साहब, जाहिर सी बात है हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर वसाइल कम है, अभी तो मुआशी हालात भी बेहतर नहीं है, कोशिशें की जा रही है, मगर अदलिया का निज़ाम एक तरफ, तनकीद नहीं है मगर बात हो रही हकीकत की। ये इनका असल में जेल काट रहे हैं ना, तो ये इनका एग्रेसिव है जी जी। अंदर से, जाहिर से होता है तकलीफ है तभी बोल रहा है। यंगर एज में आया था और जाहिर सी बात है बैचलर है, इकलौता है अपने माँ बाप का। अच्छा। तो इसमें इसका कसूर नहीं है, इसका जाहिर सी बात है बूढ़े माँ बाप हो गए। हम इसकी मुलाकातें आती थी, देखते थे, वालिदा इसकी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बीमार हो गई हैं, इसके बूढ़े वालिद साहब हैं, इकलौता है ये 3-4 बहनों का। तो इसलिए ये अंदर से इसकी तकलीफ एक निकल रही है। इस तरह से बहुत सारे प्रिजनर सजाए मौत के भी हैं और कन्विक्टेड यानी 25 साल सज़ा याफ्ता भी। अब बहुत से कैदी जो है वो पहले आते थे टीवी के ऊपर और बोलते भी थे, बताते भी थे, लेकिन अब बहुत से लोग डर रहे होते हैं कि उनकी फैमिलीज जो है वो डर रही होती है कि ऐसा ना हो कि कोर्ट में इनको इन बातों को बना के मगर कोई और वो कर कानून दे। हाँ। सबसे पहले है, फिर बाद में कोई चीज़ है। जी हाँ, जी बिल्कुल। तो यूसुफ साहब, अब जैसे कि हमारे भाई बता रहे हैं कि इनको तकरीबन 15 साल हो गए और 4 साल पहले इनको सज़ाए मौत हुई है। तो ये जो अभी हमारे मुल्क में अभी सज़ाए मौत पर पाबंदी, हैंगिंग पर पाबंदी लगी है, अगर वो खुलती है तो क्या जो भी कैदी हैं मौजूद जिन्होंने अपील नहीं की सुप्रीम, तो उनको फ़ौरन एज़ पर पॉलिसीज़ वो करा जाएगा, लॉज पॉलिसीज जिसके लिए बैक वारंट आएंगे तो जाहिर सी बात है उसको तो लटकाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई है नहीं। बिल्कुल और नहीं। ज़्यादातर कैदियों की अपील पेंडिंग्स हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत सी कैदियों की जो मर्सी अपील गई हुई है प्रेसिडेंट साहब के पास। हाँ, तो अगर फ़ौरन ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं और जिनकी केसेस अंडर ट्रायल हैं तो जाहिर से तो उनको तो सज़ा नहीं होगी, और जिनकी आगे मर्सी में चली गई है प्रेसिडेंट साहब के पास तो मे भी पॉसिबल है उन लोगों का तो शायद। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं आप इन्हीं के मुँह पे पूछ रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह से इन्होंने पढ़ाई भी यहाँ कंप्लीट की, डबल मास्टर्स किया इन्होंने, और इंतज़ामिया आप लोगों ने और जो पिछली इंतज़ामिया ने बड़ा साथ दिया है। तो क्या अगर कोई कैदी जिनको सज़ाए मौत होती है, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कानून के मुताबिक क्या उसकी सज़ा में कमी की जाती है, नरमी की जाती है, ऐसा कुछ होता है? या क्योंकि हम ये देखते हैं और सुनते भी और है भी ऐसा कि कोई कैदी अगर बिहेवियर अच्छा रख रहा है या वो सुधरने की कोशिश करता है तो उसको कुछ नरमी की जाती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो हमारे मुल्क के, चाहे वो हमारे जजेस साहिबान हो, उनको कहा जाता है इंतज़ाम की जानिब से कि ये कैदी इस तरह के अपना बिहेवियर रख रहा है। देखें, सज़ाए मौत के कैदी के लिए बेनिफिट कोर्टों के थ्रू ही मिलता है, बस सिर्फ कोर्ट ही उनकी सज़ाए मौत जो है वो 25 साल सज़ा में कन्वर्ट कर देती है, अगर करती है तो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे या वो हाई कोर्ट करे। बरी भी करना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ इनका केस चल रहा है, अदलिया की तरफ से ये हम लोग इनके केयर टेकर हैं खाली जी। और सज़ाए मौत के कैदी को किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मिलती, किसी भी गुड कैरेक्टर से लेकर किसी भी एजुकेशन पे कोई माफ़ी नहीं मिलती सज़ाए मौत के कैदी को, क्योंकि उसकी लास्ट स्टेज मतलब वही एक सज़ा से बढ़कर तो कोई नहीं ना। ठीक है। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, क्या कहेंगे वो, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से जराइम बहुत बढ़ गई है और अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग अपने घर वालों को पेट पालने के लिए वो जराइम में मुलव्वस हो रहे हैं और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जब, क्योंकि आपको 15 साल हो गए और आपके पास सज़ा भी है जो कि सज़ाए मौत है। क्या मैसेज देंगे? देखिए, अगर आप हुकूमत के लिए मैसेज देना चाह रही हैं तो मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगा कि जस्टिस अगर हमारे मुल्क में हो जाए तो ऑटोमेटिक आधे से ज़्यादा क्राइम आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप आवाम के लिए पूछती हैं तो आवाम को फिर मैं यही बोलूँगा कि ना करें। मुश्किल कितना है यहाँ पर? मुश्किल तो देखें बहुत है ना, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर हैं, हर किसी से दूर हैं, आप 24 घंटे सबसे अलग रह रहे हैं, एक डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना पड़ता है जो आम रूटीन में वो डिसिप्लिन नहीं होती। हर किसी के लिए वो चीज़ फॉलो करना या सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। आज आपको प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं सेंट्रल जेल से, जो कि कई बार हमने दिखाया, मगर वो पहलू जो कि माशरे के लिए इबरत का निशान है और उन लोगों के लिए जो गलत काम कर रहे हैं, शायद ये प्रोग्राम देखकर और इन कैदियों की ज़बानी अपनी हालत, और वैसे तो सेंट्रल जेल के तमाम तर इंतज़ामिया, क्योंकि बार बार ये बात होती है कि केयर टेकर हैं इन कैदियों के, मगर जाहिर से बात है आप एक जुर्म कर कर आ रहे हैं या अगर नहीं भी कर कर आ रहे, किसी वजह से भी फंस रहे हैं, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये प्रोग्राम करने का मकसद किसी की दिलाजारी, इदारों पर तनकीद नहीं करना, फैमिलीज़ की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना, और जो भी हमारे साथ कैदी मौजूद है हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या जेल इंतज़ामिया की जानिब से
कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है कि वो मीडिया में ये इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे कैदी जिनको सज़ाए मौत हुई हुई है और जहांगीर खान नाम है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कब आए? क्या आप सोचते हैं कि जो आपको सज़ाए मौत हुई हुई है वो किस वजह से हुई और अब क्या अपील करेंगे आप? मैं जब जेल आया 2011 में आया था जी। आज मुझे 13वां साल स्टार्ट है जेल के अंदर और एक प्राइवेट मर्डर के इल्ज़ाम में मैं कैद में हूँ। तो इंसान जो बाहर जीता है वो ज़्यादातर अपने लिए जीता है। मैं ये कहना चाहूँगा उन तमाम यंगस्टर से अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना सीखें। अगर आप अपने लिए जिएंगे तो दर बदर की ठोकरें खाएंगे। अपने लिए जीना और अपनों के लिए जीने में क्या डिफरेंस है और क्या आपको अपने लिए जीने में नुकसानात हैं? जी बिल्कुल है। अपने लिए इंसान जीते अपनी ख्वाहिशात के लिए। अगरचे मैं कहीं बाइक पे जा रहा हूँ, रास्ते में छोटा सा एक मामूली सा एक्सीडेंट हो जाए, किसी से तलकलामी हो जाए और वो आया मुझे माँ बहन की गाली दे देता है, फिल वक्त तो मैं जज्बात में उससे वहाँ पे पता नहीं क्या कर जाऊँगा, क्योंकि वो मैं अपने ऊपर चढ़ गया। अगरचे मैं सोचूंगा कि अगर इस गाली के रीज़न में यही मेरी माँ बहनें जेलों में धक्का खाएंगी, मेरी वाइफ जेलों में धक्का खाएंगी, एक गाली की वजह से 100 लोगों के मुंह लगना पड़ेगा जो ना जाने किस किस किस्म के मुंह लगेंगे। उनसे बात करना, वकीलों से, थानों में, कोर्टों में और यहाँ मुलाकातों में आना, एक कभी रिक्शे वाले से बदतमीज़ी, कभी टैक्सी वाले से, कभी कोर्टों में वकीलों से, तो लिहाजा मुझे वहाँ सब्र करना चाहिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। तो जो आपने बताया और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जज्बात में गुस्से को कंट्रोल करना, जो कि हमारे इस्लाम ने भी, दीन ने भी हमें सिखाया, कुरान भी हमें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात है। तो क्या इसी गुस्से ने ही आपको वर्गलाया या नहीं? मैं गुस्से में नहीं था। खैर एक प्राइवेट मर्डर का इल्ज़ाम है मेरे पे, जैसे मैंने पहले कहा, एक इल्ज़ाम है और इंशाल्लाह उससे बरी हो जाऊँगा। अल्लाह की मदद से मैं चला जाऊँगा, जैसे मेरा अल्लाह चाहेगा मुझ पर रहम करेगा, बहुत जल्द चला जाऊँगा। लेकिन माशरे में अगर एक अच्छा लड़का बुरे लोगों की सोबत इख्तियार करता है, वो बुरे सोबत जब इख्तियार करता है तो वो बुरे रास्तों पे भी चलना शुरू कर देता है। अब वो खुद पढ़ा लिखा, मैं जब जेल आया तो मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, कंप्लीट कर चुका था। मैंने यहाँ गवर्नमेंट के ताउन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बीए की है मैंने यहाँ पे, और फाइन आर्ट में स्टूडेंट भी हूँ। हमारे मुफ्ती उस्ताद टीचर हैं हमारे सीनियर, और यूसुफ साहब की मोहब्बत है जो हमें इतना अप्रोच करते हैं, हमें इतनी रिलीफ देते हैं कि हम पेंटिंग सीखते हैं, मोती वर्क सीखते हैं, बहुत सारा हम काम करते हैं जिससे मेरा और मेरे घर के अखराजात थोड़े बहुत चलते हैं। आप यहाँ पर बैठ के, क्योंकि हमने अपने पिछले प्रोग्राम से दिखाया, मगर आप भी जो सज़ाए मौत की कहती हो, तो हम यूसुफ साहब से भी पूछेंगे, मगर ये आप लोगों को अलाउ होता है कि आप सीखें, काम करें? इतनी हमें इतनी सख्तियाँ नहीं की जाती जैसे बाहर दिखाए जाते प्रोग्राम जैसे सज़ाए मौत की कैदी और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्लासें प्रोवाइड की गई हैं। जो कैदी सुधरना चाहता है, अच्छे रास्ते पे आना चाहता है, उसके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले होते हैं पढ़ाई के। जैसे कि रात में अगर हमारे कोई अफसरान राउंड भी करते हैं तो हम कह देते हैं सर मैं क्लास जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त नहीं मिल रही, उसी टाइम आपकी सुबह पर्ची आ जाएगी, तो सुबह हमारी पर्ची क्लासों की आ जाती है। सुप्रीटेंडेंट राउंड करते हैं, हर 10-15 दिन बाद हमारी जो मुश्किलात मसले होते हैं सब हल करते हैं, उसमें मर्ज करते हैं, सर हमें इजाज़त चाहिए, हमें इजाज़त मिल जाती है। पढ़ाई से, काम से, मेहनत से कभी गवर्नमेंट ने किसी कैदी को नहीं रोका। अच्छा, ये बात, कई बातें ऐसी होती हैं जो हकीकत पर मबनी बातें होती हैं। एक तरफ पुलिस का एक नेगेटिविटी दिखाई जाती है और देखा भी जाता है, वो तमाम हर इदारे में मौजूद होता है। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, उसी तरह हर इदारे में, हर एक जगह ये चीज़ पाई जाती है। मगर दूसरी साइड एक अच्छा पहलू भी होता है, जो कि पहलू ये जो भाई और इससे पहले जो भाई थे हमारे साथ, वो सज़ाए मौत के कैदी हैं, मगर इनको हर एक चीज़ जो कि जेल इंतज़ामिया प्रोवाइड कर रही है, हर एक चीज़ सीख रहे हैं। तो सर अभी सज़ा कब हुई है आपको? मुझे और हैंगिंग की हुई है? जी, हैंगिंग डेथ सेंटेंस का कैदी हूँ। 2017 में मुझे सज़ाए मौत दी गई थी ट्रायल कोर्ट से। तो अभी तक आपका अभी कोर्ट में आपने अपील की हुई है? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का कैदी हूँ। कितनी उम्मीद है, क्या समझते हैं कि आप कि इस फैसले को जो कि ख़ुद कोर्ट ने दिया, इस पर रहम करेगी, आपकी अपील पर आपको इस हैंगिंग से के फैसले को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से कि बरी हो जाएंगे और रहम करेंगे मेरे पाक परवरदिगार हमारे पे, और उनके दिलों में डालेंगे जजों के भी, ताकि हमारे मुद्दई जो हैं प्राइवेट हैं तो अल्लाह उनके दिलों में भी रहम डालें, तो हम यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जहांगीर भाई साहब हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो उनको सज़ाए मौत हुई हुई है और 2017 में हुई थी। छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। जी, अच्छा, बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि आज हम कैदी बड़ा रोए बैठ के, कल मदर डेज था। अच्छा। तो अम्मी को विश नहीं कर पाए। कुछ कहना चाहेंगे अपनी? मैं अपनी अम्मी को बहुत प्यार करता हूँ और उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ। मैंने बहुत दिल आज़ारियाँ की उनकी, और कल मदर डेज था, आज मैं खुसूसी
अपनी अम्मी को और तमाम उन माओं के जिनकी कोई औलाद नहीं है या वफात पा गई, उन सबको मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ और आपके तमाम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ की बात की तो आपने माफ़ी भी मांगी और ये बड़ी बड़ी बात है कि आपने मीडिया पर माफ़ी मांगी, मगर क्या याद आती है, कितनी याद आती है और क्या क्या कहेंगे उन लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं? गलत काम छोड़ दें, मैंने जैसे अभी कहा कि अपनों के लिए, अपनी माँ के लिए जिए, अपने बाप के लिए जिए। आपने जैसे अभी कहा कि गवर्नमेंट का सख्त रवैया दिखाया जाता है। अगर आपके घर में आपके 5 आप बहन भाई हैं तो जो गलत काम करेगा तो एक बाप उसको भी डांटेगा, 4 को नहीं डांटेगा। तो जो 4 को डांट नहीं पड़ रही उसके अच्छे रवैये पे नहीं पड़ रही है, और एक को डांट पड़ रही है तो उसके गलत रवैये पे पड़ रही है। तो इंसान अपने माँ बाप से प्यार करे, अपने बहन भाइयों से प्यार करिए। इनके अलावा दोस्त, ये फालतू गैदरिंग है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा यूसुफ साहब, हम जब सज़ाए मौत के कैदी की बात करते हैं तो बड़ा हमारे दिमाग में ख्याल आता है, अरे बड़े सख्त होंगे, पत्नी क्या कर रहे होंगे, इनसे तो बात भी करना फजूल है। मगर आज हमारे साथ वही सज़ाए मौत के कैदी जिनको सज़ाए मौत हुई है वो बैठे हुए और वो मैसेज दे रहे हैं, माशरे को बता रहे हैं कि आप ये ना करें, गलत काम ना करें। तो क्या जेल इंतज़ामिया की जानिब से क्या इनके नफ्सियात पर भी काम हो रहा होता है? जी हाँ, बिल्कुल, इनको हर किस्म का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बार बार कहा, आपको पहले भी कहा और अभी भी कहूँगा कि हम केयरटेकर्स हैं इनके। तो हुकूकुल इबाद तो इस्लाम भी कहता है, जिस फील्ड में भी या जिस वजह से भी ये जेल के अंदर है, लेकिन एज़ ह्यूमन हम इनका ख्याल रख रहे होते हैं। एजुकेशन के मामले में हम किसी सूरत किसी को भी मना नहीं करते जी। हाँ, सज़ाए मौत के कैदी को इनके वार्ड से बाहर जाने नहीं देते। ये अतराफ़ हमारा इसके अंदर एक हमारे पास डिवीज़न जो सज़ाए मौत के कैदियों का है, तो उसके अंदर वो सज़ाए मौत के कैदी उसी जगह पे ही अपनी एजुकेशन भी जारी रखते हैं। उनको एक्सरसाइज के लिए भी दिया हुआ है, उनको कंप्यूटर क्लास भी दी जाती है, उनको दीनी तालीम भी दी जाती है। अच्छा, जेल इंतज़ामिया जो है, ज़्यादातर आप लोग ये देख रहे होते हैं कि मोतियों का काम, कंप्यूटर का काम, एजुकेशन के साथ साथ हमने यहाँ पे दीनी तालीम के लिए भी बाकायदा सिस्टम रखा हुआ है, ताकि बाज़ लोग एक अलमिया है हमारा के नाम के मुसलमान हैं, उनको कलमा भी नहीं आता, तो हम उनको यहाँ पे देखते हैं कि जब वो कैद में आ जाते हैं तो वो यहाँ पे कुरान पढ़ना भी सीख लेते हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे होते हैं और नमाज भी सीख लेते हैं। तो हमारी कोशिश दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देना है। ठीक है, ये बात वाज़ेह, क्योंकि फिर हम ये कहेंगे कि प्रोग्राम करने का मकसद किसी की फैमिली की पर्सनल फैमिली अटैक जो कहते हैं ना, पर्सनल चीज़ों पर अटैक नहीं है। जेल इंतज़ामिया बहुत सपोर्ट कर रही है, हर एक पहलू, हर एक जगह पर 2 होते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो आज पॉजिटिविटी में हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग स्पेशली बुरे काम में पड़ चुके हैं या सोच रहे हैं कि हम शॉर्टकट करके अपने घर वालों का पेट पाल लें या अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें, तो वो ना करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेंट्रल जेल में हम मौजूद हैं और आज हम आपको उन कैदियों से मिला रहे हैं जिनको सज़ाए मौत है, मगर साथ ही साथ ये प्रोग्राम करने का मकसद कि माशरे में जो बुराई और बुरे लोग और जो बुरे लोग जो अच्छे लोगों को बिगाड़ रहे हैं और इबरत का निशान जो कि कहा जाता है कि जेल है और उसके बाद सज़ाएँ हैं, उस हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद। यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि जो सेंट्रल जेल है, ज़ाहिर सी बात है बड़ा शहर है, यहाँ जराइम बहुत होता है, अब इसकी तादाद में इजाफा हो, कितनी रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्ज़िमान आ रहे हैं और कितने हैं जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है जो कि इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी एक्ट है कि अभी सज़ाए मौत पर पाबंदी है, फ़ैसले तो आ रहे हैं मगर उनको हैंगिंग नहीं करनी है। देखिए, तकरीबन 1000 के करीब मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जी, तकरीबन 1000 के करीब, कुछ कम हैं लेकिन मैं आपको तकरीबन कह रहा हूँ, उसमें मौजूद हैं। और सज़ाए मौत अब तक 1976 से अब तक तकरीबन 68 लोगों को सज़ाए मौत दी जा चुकी है, जब तक सज़ाए मौत खुली हुई थी यहाँ पे जी। और रही बात कि अच्छा, सवाल ये था आपका कि डेली बुनियाद पे कितने कैदी आ रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब डेली बुनियादों पे यहाँ कैदी आ रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। और जाने की शरह कितनी? जाने की शरह तकरीबन 50 के करीब या 60 के करीब इसी तरह से कहती हैं, आने और जाने वाली दोनों मुख्तलिफ केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। गुटखे के केसेस में भी हैं, चोरी के केस में भी हैं, झगड़े के केस में भी हैं, चेक बाउंस के केसेस में भी हैं। इस तरह से कैदी आते भी हैं और जाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो 7000 से ज़ायद कैदी हैं यहाँ पर? 7000 से ज़ायद कैदी हैं। कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि 2500 की कैपेसिटी के अंदर 7000 के करीब कैदी हैं यहाँ पे, और वो रोज़ की बुनियाद पे आ रहे भी हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन सज़ाए मौत के कैदी यहीं पे हैं मुस्तकिल। और मैं साथ साथ जो है वो आपके चैनल के तवज्जुह से यूथ को मुखातिब करके कहूँगा कि अपने साथ जुल्म ना करें, अपने माँ बाप, बहन भाई और फैमिली के साथ जुल्म ना करें, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ दोस्तों की गैदरिंग में मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को खेल में बहुत सारी ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो जुर्म है, उससे बचें, ताकि वो जेल को जेल ही समझें। खूबसूरत ज़रूर है
लेकिन जब दरवाज़ा बंद होता है तो उनको फिर पता चलता है कि आप उन गैर लोगों के साथ सो रहे होते हैं बिल्कुल 2 फीट के बिस्तर के ऊपर, तो फिर आपको एहसास होता है, फैमिली की याद आती है। और सबसे ज़्यादा परेशान जो है फैमिली होती है, माँ बाप, धक्के खा रही बहन भाई, होती है, माँ बीवी, बाप, बच्चे। बहन भाई, पूरे ख़ानदान में, पूरे मोहल्ले में उनके घर वाले रुसवा हो रहे होते हैं कि फ़लाँ का बच्चा जेल गया। ये हमारे आपके साथ जो बैठे हुए जी। अजीज़ हैं और ये हमारे फाइन आर्ट्स के टीचर हैं, इनको 210 साल सज़ा है और 4 दफ़ा सज़ाए मौत है। लेकिन ये एक आपके पास मिसाल है जिन्होंने अपने आप को जेल में चेंज किया और जेल में इन्होंने पढ़ना लिखना सब कुछ सीखा और बाकी अपने बारे में ही आपको बताएंगे। ठीक है, यूसुफ साहब ने जो कहा कि कोई भी जुर्म करने से पहले, जो कोई भी ऐसे गलत काम करने से पहले 1000 बार सोच लें, क्योंकि फैमिलीज़ आपके पीछे हैं, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चे एक फैमिली का हिस्सा है। मगर यही जब आप करते हैं तो आपके पीछे बच्चे, माँ बाप, बहन भाई और उन पूरे एक फैमिली, एक पूरा एक जो सिस्टम चल रहा होता है और माशरे में फिर बेइज्जती होती है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये बताइएगा पहले कि आप, हम आपकी वो नहीं पूछते कि आपने क्या किया, बट ये बता दें कि कितने साल हो गए आपको? मुझे तकरीबन 19 साल हो गए हैं। 19 साल हो गए आपको। तो 19 साल में आपको फिर सजाए मौत हुई है कितनी बार? 4 बार आपने बताया? 4 बार। सर क्या कहेंगे, समटाइम्स हम देख रहे होते हैं कि हम गलत भी नहीं होते, मगर हम हमारे नसीब में या हम उन लोगों में बैठने की सूरत में या हम उन लोगों में शामिल होने की सूरत में हमें सज़ा मिल जाती है। और जाहिर सी बात है, जेल की सज़ा एक ऐसी सज़ा है कि अपनों से दूर रहना और आज़ादी ही एक खूबसूरत चीज़, जो कि हमारा मुल्क बहुत मुश्किलों से कई कुर्बानियों के बाद आज़ाद हो, तो आज़ादी एक बड़ी नेमत है। सर क्या आप क्या कहेंगे, क्या अपने दिल की बातें आप शेयर करना चाहते हैं माशरे से? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अपना मिसाल दूँ तो मैं ऐसे इलाके से हूँ, वहाँ पे तो मतलब जो जैसे वडेरे बोलें, सरदार बोलें, उस हिसाब से हमको चलना है। जी अगर नहीं चलेंगे भी तो हम जेल में होंगे, जी या तो फिर हम किसी और मसले में खड़े हो जाएंगे। जी तो मेरा तो ये है कि हमारा माशरा ही ऐसा है, जो हमारे बड़े जो जितने जो कर रहे होते थे, जो भी मिसाल पैदा कर रहे होते थे, तो हम उनके चक्करों में बंद हो गए आके यहाँ पे। तो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तकरीबन 20 साल हो गए जेल में। जिन लोगों के साथ किए कराए जो हुए, वो अपने घरों में अपने ऐश-ओ-इशरत से बैठे हुए हैं और हम यहाँ जेल काट रहे हैं। यूसुफ साहब ने बताया कि आप फ़ाइन आर्ट के सर टीचर हैं, मतलब यहाँ पर सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं सर आप? मैं यहाँ तो पहले 2007 तकरीबन 2008 में मैंने फ़ाइन आर्ट यहाँ पे खुद सीखना शुरू किया। तो 8-10 साल तकरीबन यहाँ पे मैं स्टूडेंट रहा, सीखा। अभी मतलब बाहर भी बहुत सारे एग्जीबिशनों में हिस्सा लिए, तो मेरी पेंटिंग जाती है वहाँ पे। और मैं यहाँ पे फ़ाइन आर्ट का तकरीबन 10 साल 8 साल के बाद फिर यहाँ चक्कर में हम लोग का रहीम वार्ड ब्रांच है, सर यहाँ के हमारे जेलर साहब यानी कि इंचार्ज हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अभी जितने भी चक्कर में यानी रहीम वार्ड के जितने भी कैदी होते हैं उनको मैं जो मैंने सीखा है, पेंटिंग सीखा है, मोती का, परस का, जो काम मुझे आता है वो मैं दूसरे कैदियों को सिखा रहा हूँ, मुंतकिल करते हैं ताकि वो जी। कुछ। अच्छा सर, क्या कमाते भी हैं इससे कुछ? जी इसमें ये कमाते भी हैं। इसमें ये है कि हम अपना सामान मंगाते हैं, साहब को बोलते हैं, साहब हमें सामान की इजाज़त देते हैं। कितना कमाया आज तक आपने? मैंने बहुत कमाया यहाँ से, तो अभी तकरीबन अभी से एग्जीबिशन में 1,30,000 रुपया मुझे मिले हैं। अच्छा, वो घर भिजवा दिया आपने? घर भिजवा दिए। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरी बहनें हैं। बहनें हैं? जी अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई हुई? अच्छा, बहनें हैं, सिर्फ माँ बाप नहीं है? जी। अच्छा, तो बहनों को क्या मैसेज देंगे? कल तो वैसे ही मदर्स डे गुजरा है, मगर बहनों के लिए क्या एक बहनों के लिए ये है कि बहनें बस वो वही गांव वाला माहौल है, यहाँ आ नहीं सकते हैं, अच्छा। बस मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ, बस अल्लाह उनको खुश रखे। ठीक है, ये वो कैदी हैं जिनको सज़ाए मौत हुई हुई है और वो हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक पहलू पर नज़र डाल रहे हैं सेंट्रल जेल की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से माशरे में जराइम की शरह बढ़ रही है दिन ब दिन, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पुलिस के लिए भी एक बड़ा टारगेट है जो कि जराइम को ख़त्म करना है, गवर्नमेंट को भी जराइम ख़त्म करना है, मगर जो कैदी ऑलरेडी मौजूद हैं सेंट्रल जेल में, जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं या जिनका कोर्ट में अभी केसेस उनके चल रहे हैं, वो दिखाना आपको बहुत ज़रूरी हो गया कि माशरे की ज़िम्मेदारी हमारी भी मीडिया के ऊपर भी आयद होती है कि वो दिखाएं, ताकि जो जराइम हो रहा है उसको कम किया जा सके। मुख्तलिफ़ वार्ड्स हमने आपको पहले प्रोग्राम्स में दिखाया, आज हमने सज़ाए मौत की कैदी भी आपको उनकी ज़बानी सुनाया है कि ये जुर्म ना करें, जो गलत काम करें वो ना करें। मगर हॉस्पिटल का आज हम विज़िट करवाएंगे, मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ होंगे और हॉस्पिटल्स में क्या तमाम तर सहूलियात जेल इंतज़ामिया कैदियों को दे रही है वो दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
तो इस वक्त आपको हमने पिछले प्रोग्राम्स में जो सेंट्रल जेल दिखाया वो एक मुख्तलिफ सेंट्रल जेल था, जहाँ पर कैदियों के लिए कामकाज, उनकी स्किल्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी जो मेकिंग ऑफ माइंड है उसके लिए काम किया जा रहा था। मगर आज हम आपको सेंट्रल जेल के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जाएंगे अभी हॉस्पिटल। यूसुफ साहब ऑर्थो वार्ड, हाँ, ऑर्थो वार्ड में जाएंगे। मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो हमें तमाम तरह चीज़ें आज दिखाएंगे और हम मुख्तलिफ पहलू पर आज नज़र डालेंगे। अच्छा, ये ऑर्थो वार्ड जा रहे हैं तो जितने भी सेंट्रल जेल में बीमार हैं या जो भी उनको मुश्किलात आती है, पहले यही उनको दिखाया जाता है या तो फिर रेफ़र किया जाता है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में? जिस वक्त कैदी फर्स्ट जेल के अंदर आता है तो उस वक्त डॉक्टर्स भी हमारे चेक करते हैं उनको। कस्टडी जब कोर्ट से जेल कस्टडी होती है तो जो कस्टडी हमारे पास रहने के काबिल होती है तो उसको हम फ़ौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं इधर। लेकिन जो बाहर अगर ऐसा कुछ सिलसिला है कि हम नहीं ले सकते उनको और उनको बाहर ट्रीट करना है तो हम उनको फिर हॉस्पिटल्स भेज देते हैं, जिना में या सिविल के अंदर भेज देते हैं। यहाँ पे जो कैदी आते हैं ज़्यादातर अभी आजकल जैसे स्ट्रीट क्राइम बहुत है जी, तो बाहर पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी जितने भी आ रहे हैं तो इसलिए हम आपको ऑर्थो वार्ड दिखाते हैं। ऑर्थो वार्ड और जनरल वार्ड भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो भी बीमार होता है कैदी उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे अंदर होता है और उसको अगर हॉस्पिटल में एडमिट करने का हो ताल्लुक जेल के हॉस्पिटल ठीक है। और लाइक ओपीडी जैसे हम बाहर जा रहे होते हैं नॉर्मल, जैसे बुखार है, नज़ला है, खांसी है, वो फिर ओपीडी भी है, मुख्तलिफ क्लिनिक्स बने हुए, क्लिनिक्स भी बने हुए, ओपीडी भी है। बाहर से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स को डिप्यूट किया हुआ है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन डेंटल भी है, ऑर्थो स्पेशलिस्ट भी हैं, कार्डियक वो बाहर से आते हैं। वो बाहर से आते हैं, लेकिन हमारे पास जनरल फिजिशियंस यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर, और उनकी जो भी ड्यूटी टाइमिंग है डॉक्टर्स की डिफरेंट तीनों टाइमों में जी, सुबह, दोपहर, शाम और रात, जो कि बाहर से आते हैं। जो बाहर नहीं, वो हमारे अपने जेल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। जेल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। अच्छा, कोई भी कैदी जहाँ डॉक्टर नहीं है? नहीं, कैदी डॉक्टर नहीं है, ठीक है। कैदी उनका हेल्पिंग हैंड होता है। हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। हम चलते हैं और हम दिखाते हैं आपको। चलें। ये हमारा क्या जनरल वार्ड है? ये हमारा जनरल वार्ड है हॉस्पिटल जेल का। ठीक है। और यहाँ जनरल जो भी लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अगर उनको एडमिट करना होता है तो हम ये जनरल वार्ड में एडमिट करते हैं जी। ऑर्थो वार्ड वाले जो गन शॉट्स हैं वो ऑर्थो वार्ड के अंदर दाखिल जी। होते हैं। अच्छा, ये हमारा वो वार्ड है जहाँ पर सारे कैदी कोई भी बीमारी के तहत अगर उनको ऐसा लगता है कि मेडिसिन ना दी जाए और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, या तो पुलिस मुकाबले में भी जो लेकिन जख्मी पुलिस होते मुकाबले में जख्मी वाले वो ऑर्थो वार्ड में, यहाँ और- पब्लिक बीटिंग वाले पड़े हुए हैं। अच्छा। इसमें कुछ पब्लिक बीटिंग भी है और जो बीमार मॉबिंग भी का जो है, शिकार हो जाते हाँ, जो पब्लिक पकड़ के कूट रही होती हाँ। है, तो ये वहाँ पे कुछ इसमें देखिए आप 1-2 लोग आपको नजर आएंगे यहाँ पे जी। बहुत शदीद जख्मी भी थे, इलाज जी। भी चल रहा है उनका। अच्छा। और जो जेल में बीमार हो जाता है कैदी और उसको अगर जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े तो उसको हम यहाँ एडमिट करते हैं। ठीक है। और अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो हम फिर उसको बाहर भेजते हैं। यूसुफ साहब मुझे बताइएगा कितनी जगह है इस जो भी हम ऑर्थोपेड में ना अभी, तो हाँ, इसमें कितनी स्पेस है और कितने कैदी? 22 हमारे पास यहाँ पे इस वक्त बिस्तर मौजूद है इस वाले सेक्शन में, जनरल वार्ड में। अभी हमारा एक और सामने पोर्शन ब्लॉक तैयार हुआ है, जी। उसका अभी इफ्तिताह नहीं हुआ, इफ्तिताह जी। होने वाला है। और उसको ठीक जो है, इफ्तिताह होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर ये सारा टाइम यही रहते हैं कैदी सारे, जी हाँ, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता? जब तक ये ठीक ना हो जाए इनको डॉक्टर खाना पीना सारी खाना चीज़ें? पीना तमाम चीज़ें तमाम और उनकी डॉक्टर्स फिर यहाँ पर किस तरह से रहते हैं डॉक्टर या विजिट्स चले करते हैं? जाते नहीं, डॉक्टर साहिबान जिसकी ड्यूटी ऑफिसर है, जी? जो भी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर होगा वो यहाँ विजिट भी करता है, साथ ठीक साथ है। उनकी रिपोर्ट्स भी चेक करता है। सुबह से शाम तक या दोपहर तक वाले जो भी डॉक्टर होंगे वो अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, जो शाम में आएंगे वो तकरीबन 8-9 बजे तक वो डॉक्टर साहब रहते ठीक है। हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट्स लिखेंगे, फिर रात वाले अलग आते हैं। इस तरह से तरतीब है कि बाकायदा डॉक्टर। मतलब एक पेरोल चलता है? जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। बाकी इसको फिर बंद कर दिया जाता है जैसे दूसरे बैरक्स को जी, बंद कर दिया तमाम जेल जिस तरह लॉक होता है तो ये हॉस्पिटल भी लॉक होता है। लॉक होता है, तमाम तर चीज़ें। अब ये एक हॉस्पिटल है। अच्छा, हम फिर ये वाजे करते हैं जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में कि ऐसा समझा जाता है कि सेंट्रल जेल में वो तमाम तर सहूलियात नहीं है जो एक घर में होती है, मगर यहाँ हॉस्पिटल भी है। मगर सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात ये कि जो मैं देख रही हूँ नीट एंड क्लीन है, फ्लोर पर कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही, ना यहाँ पर कोई ऐसी खौफ का शिकार हो जाते हैं कि सेंट्रल जेल है तो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं लोग कि पता नहीं क्या जुल्म होता होगा। मगर साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये तमाम तर वॉल्स, छतें सब साफ़ हैं, कोई जाला नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, ताकि इन कैदियों को हाइजीन तरीके से इनको सही किया जाए। सेहत ऐसा ही है सर? बिल्कुल यूसुफ साहब, सफाई सुथराई सब इंतजामिया जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जेल के अंदर तमाम सिस्टम
ऑर्गेनाइज हम कर रहे होते हैं, काम प्रिजनर्स ही कर रहे होते हैं, तो उसमें इनको रिमिशंस भी है सिलसिला। तो ये सारा सिस्टम जेल का जितना भी सिस्टम है, चाहे वो किसी भी शहर या किसी भी मुल्क में हो, उसका प्रॉपर सिस्टम प्रिजनर्स और इंतजामिया दोनों ही चला रहे हैं। मेडिसिन फिर इनको मेडिसिन इनको गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक बजट है, हमारे पास स्टोर है, उसमें दवाएँ होती हैं मौजूद, जी। उसमें से हम अच्छा, इसके बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम आपको लेके चलेंगे ऑर्थो वार्ड, ठीक है, जहाँ हम जिक्र कर रहे थे, जैसे गन शॉट लोग आते हैं, ओके, तो वहाँ हम चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ वो वार्ड का सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं ऑर्थो वार्ड जा रहे हैं और जी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से सेंट्रल जेल में एक हॉस्पिटल जो कि मुख्तलिफ वार्ड्स पर मुश्तमिल है, मगर इसको बहुत ही अलग अंदाज से यहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि जो कैदी हैं उनको अगर कोई मुश्किलात आ रही है या वो बाहर से इंजर्ड होकर आए हैं, उनके तमाम तर जो ट्रीटमेंट है, इनको दवाई दी जाए या इनको डॉक्टर देखा जाए, तो पहली कोशिश ये होती है कि सेंट्रल जेल में ही दिया जाए, ना कि इनको कहीं बाहर भेजा जाए। तो अब हम ये ऑर्थो डिपार्टमेंट में आ गए हैं और ये एक किस तरह के कैदी आते हैं, पहले ये बता दीजिए। ज़्यादातर यहाँ पे पुलिस मुकाबले की कैदी है, हाँ, जो स्ट्रीट क्राइम में मुख्तलिफ जी जी, और इसमें इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा होता है ऑर्थो के हवाले से, डॉक्टर साहिबान जो आते हैं। उसके अलावा फर्दर इनको हम बाहर भी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, सिविल में या जिला के अंदर, जो डॉक्टर बाहर से आने वाले औरतों का कंसल्ट करते हैं कि इसको कहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि इनका ये ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ हम दवाएं देते हैं, या कैद में तो ज़रूर हैं, जनरल फिजिशियंस वो चेकअप करते रहते हैं, लेकिन फिर औरतों के जो बाहर से स्पेशलिस्ट आते हैं वो इनको बाहर रेफ़र करते हैं चेकअप के लिए, हाँ, वो इनको रेफर मशीनरी के हवाले से एक्सरे मशीन हमारे पास बताइएगा। एक्सरे मशीन हमारे पास मौजूद है, सिर्फ एक्सरे लेकिन मशीन। फर्दर उसका कोई ऑपरेशन होना है या और फर्दर इसकी कोई और ट्रीटमेंट चलनी है तो वो बाहर से होता है। अच्छा, ये जितने अच्छा ये मैं ये देख रही हूँ, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ पर अलग अलग रूम में बनाए गए, क्यों ऐसा? देखें, हॉस्पिटल में हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं है जी, तो ये वक्त के साथ साथ अब ये जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर पब्लिक कहती है हाफ फ्राई, तो हाफ फ्राई ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे ऑर्थो वार्ड में हमारे पास जी, तो इसलिए हमारे पास पहले नहीं था इतना सिलसिला, लेकिन अभी आपको हमने बताया कि एक नया हमारे पास वार्ड बन रहा है, मगर अभी उसका ओपनिंग नहीं किया गया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन फिनिशिंग पर है, तो उसके बाद फिर ये एक जनरल वार्ड की हैसियत में ये भी आ जाए ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, ये ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर हो रहा होता है, मगर जो कैदी उनको चेकअप के लिए, क्योंकि जनरल फिजिशियन आते हैं यहाँ पर और उनको रेफ़र करते हैं सेंट्रल जेल से दीगर हॉस्पिटल्स, चाहे वो जिना हो, सिविल हो या कोई और हॉस्पिटल जहाँ पर इनको ट्रीटमेंट अच्छी मिल सके, वहाँ रेफ़र किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी यही सिलसिला है कि इसको भी बंद कर दिया जाता है जैसे दीगर जेल जिस तरह बंद होती है तमाम, लेकिन ये सेक्शन पूरा खुला हुआ होता है, मेन गेट जो हमारा है वो बंद होता है। जैसे आप इसमें 3 कमरे 4 कमरे देख रहे हैं, तो वो 4 कमरे बंद नहीं होते, वो चारों कमरे खुले हुए होते हैं, लेकिन मेन गेट जो हमारा इसका है इस वार्ड का, वो बंद होता है। अच्छा, तो यहाँ पर आप समझते हैं कि मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है? ऑब्वियसली इसकी मज़ीद ज़रूरत है, इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी और खैर हज़रात के तवस्सुस से भी होना चाहिए कि मज़ीद इसमें सहूलतें होनी चाहिए। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, हम पिछली बार आए तो मुख्तलिफ NGOs यहाँ पर आकर अपने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कर रही होती हैं, मगर क्या इन NGOs की जानिब से क्या कोई हॉस्पिटल के लिए, जेल में जो हॉस्पिटल है उसमें कोई बेड या दीगर चीज़ें भी डोनेट की जाती हैं? नहीं, मुख्तलिफ रेड क्रॉस और दीगर लोगों की तरफ से किया जाता है, लेकिन हमारे पास एक हॉस्पिटल बन रहा है जो नई बिल्डिंग बन रही है, एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे बन रही है, एक प्राइवेट NGO के थ्रू यानी अलीम खान फाउंडेशन जी, उनके तवस्सुस से वो एक बिल्डिंग हमारी तकरीबन तैयार हो गई है, लेकिन उसकी फिनिशिंग में चल रही है, तो बहुत जल्द उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा। मुख्तलिफ NGOs करती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डोनेट करती हैं, लेकिन जगह हमारे पास कम है, मज़ीद से गवर्नमेंट लेवल पे भी काम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में ठीक है। अच्छा, अभी हम ऑडियो सेक्शन में है जहाँ पर जो हमें आम लैंग्वेज में बाहर कहा जाता है कि हाफरा है, और वो मुलजमान जो कि जिनको मॉबिंग का शिकार हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तो उनको लाकर यहाँ पर उनकी वो बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही होती है। साथ ही साथ हर जगह का हम ये मुआयना कर रहे हैं सेंट्रल जेल में मुख्तलिफ पार्ट्स का, सफाई सुथराई का बहुत इंतजाम है। जेल इंतजामिया की बड़ी फोकस है कि हाइजीन तरीके से कैदियों को हर एक तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद मज़ीद सेक्शन पर जाएंगे और मज़ीद भी आपको कैदियों से भी बात कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम तमाम तर चीज़ें आपको आपके नज़र रख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल जेल की जो तमाम तर अच्छी चीज़ें हमने आपको अपने पहले के प्रोग्राम में दिखाई, मगर साथ ही साथ अब जेल इंतज़ामिया का ये भी फोकस होता है जो कैदी हैं
उनको यहाँ से जब वो जाएं, उनकी सज़ाएं ख़त्म हो, उनके लिए बहुत अच्छी इस्लाह हो और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं। मगर आज का प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तलिफ है। मज़ीद क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जेल सुप्रिटेंडेंट अब्दुल करीम अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हमने कई प्रोग्राम्स किए जिसमें जेल इंतज़ामिया कैदियों को हर एक स्किल सिखा रही है, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो और स्किल्स हो। मगर साथ ही साथ हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं उन कैदियों के हवाले से जो कि जिनको कैद हुई भी है, जिनको सज़ा हुई भी है, जो कि सज़ाए मौत हुई भी है। तो सर उनको हैंडल करना, सबसे पहले मैं ये जानूँगी कि हैंडल करना मुश्किल होता है, और क्योंकि हमने दिखाया ब्रेक से पहले कि वो तमाम तर चीज़ें अलग होती हैं, इनके बैरक्स भी अलग होते हैं, तो क्या होता है इस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका, आपके टीम का और आपके चैनल का ऑन बिहाफ ऑफ माय हाई अप्स शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक सोसाइटी में एक वो पहलू दिखाया है जिसको लोग एक बड़ा वो उस अंदाज से देखते हैं। जहाँ तक बात है कन्विक्टेड प्रिजनर्स का, तो कुछ की मर्सी पिटिशंस चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट साहब के पास। जहाँ तक उनके रिहाइश का है तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिजनर्स वो उनको पता है कि जी अगर हमने डिसिप्लिन में रहना है जी, और वो मोस्टली डिसिप्लिन में ही होते हैं। ये जो आप क्राफ्ट का काम, हैंडीक्राफ्ट का काम या बाकी जो आप काम देख रहे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा तादाद इन्हीं कैदियों की है, क्योंकि उनका डिसिप्लिन अच्छा है और उनको हमने फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप अपने डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और जो यहाँ से उनकी अर्निंग होती है वो अपनी फैमिलीज़ को बाहर भेज रहे होते हैं जी। एक माशरे में उन्होंने मैसेज ये फ्लोट किया हुआ है कि जी अगर यहाँ पे हम अपना कैद डिसिप्लिन के साथ और प्रॉपर वे में काट रहे हैं तो यहाँ पे प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अकोमोडेट किया हुआ है कि उनका सबसे अलग उनको रखा हुआ है, और उनको हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप अच्छे शहरी हैं तो हम आपको ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप यहाँ पे आके कुछ काम करें। ठीक है करीम साहब, अभी पूरे सेंट्रल जेल में जो सज़ाए मौत के कैदी हैं उनकी तादाद क्या है, और उनको क्या अभी क्योंकि हमारे अभी हैंगिंग के ऑर्डर नहीं है कि अभी अगर सज़ाए मौत हो जाती है, मगर अभी रोका हुआ है, तो सर क्या कितनी तादाद है और उनका क्या बिहेवियर होता है? क्योंकि जो सज़ा हुई हुई है, हमने पिछले प्रोग्राम में भी देखा कि किसी को 20 साल की, किसी को 22 साल की, किसी को 25 साल की, मगर वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी ले रहे हैं, फिर हैंडी क्राफ्ट या पेंटिंग भी वो बना रहे हैं, और काफ़ी मशहूर भी है, पूरी दुनिया में पेंटिंग मशहूर भी हुई है सेंट्रल जेल की जो कैदी बना रहे हैं। मगर वैसे उनकी तादाद क्या, बैरक्स वगैरह भी अलग होते हैं, और क्या इनको क्यों अलग रखा जाता है, क्यों ज़रूरी जेल के लिए? हमारे पास जो एक्यूरेट फिगर है जी, वो तो मुझे आप देंगे तो, क्योंकि डेली हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो मैं कंफर्म करके आपको दे देता हूँ। बाकी जो आप बता रही हैं कि इनको जो रूटीन के काम हैं वो उनको हमने एज कम्पेयर टू अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं जी, उनसे अलग रखा हुआ है, क्योंकि इनका बिल्कुल रहन सहन और इनका टाइम टेबल बिल्कुल सेपरेट है, और ये एक अपने उस रूटीन में चल रहे थे जिसमें एक आम कैदी को हम ट्रीट करते हैं जी। तो बाकी जो है फिगर है वो मैं आपको क्यों कोई खतरनाक क्या भागने भी की भी कोशिश होती है? क्योंकि पुलिस का किरदार बड़ा, क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं पुलिस और फिर सेंट्रल जेल की, तो लोग बहुत खौफ का शिकार हो जाता है, मगर जब हम यहाँ की अच्छाई दिखाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के दो साइड होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो क्या कितना मुश्किल हो जाता है इनको हैंडल करना, और किस तरह से आप लोगों की कोशिश होती है कि बगैर नुकसान पहुँचाए इनको सेफ भी रखें और उनको भागने से बचाया जाए? इसमें यह है कि डेफिनेटली कुछ हीनियस क्राइम के लोग हैं, किसी ने 5, किसी ने 15, किसी ने इस तरह के बहुत सारे मर्डर्स किए होते हैं, किनको कन्विक्टेड हुई है, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 20, कोई 25 साल, इस तरह मुख्तलिफ उसमें किए हुए हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो डिसिप्लिन देता है उसके साथ तो हम उसी तरह चलते हैं कि भाई ठीक है, ये एक
ट्राई कर रहा है कि मैं एक बीइंग गुड सिटीजन के हवाले से अपनी जो है वो करेक्शंस के हवाले से जो है वो अपना किबला दुरुस्त रखता है, तो उनको हमने अलग रखा हुआ है। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं देता तो फिर उनको थोड़ा सा हमें अलग तरीके से टैकल करना होता है कि ताकि वो दूसरों को भी हार्म ना करे और सिक्योरिटी को भी जो है वो ब्रेक ना करे। करीम साहब, ये तो तमाम तर मामला एक तरफ, मगर हम सेंट्रल जेल में अब देखते हैं कि सफाई सुथराई हो, कैदियों का जो बिहेवियर हो, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ NGOs भी यहाँ पर काम कर रही होती है, पुलिस भी अपने इवेंट्स करवा रही होती है ताकि इनके जो माइंड है, जो ये कर आएँ, जराइम कर आएँ, उससे बचा जा सकता है। तो इसके लिए क्या इक़दाम पुलिस कर रही है, सिंध पुलिस कर रही है, और गवर्नमेंट का कितना हाथ है आप लोगों के साथ? देखिए, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है। हम मेन चीज़ को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई बढ़ती है, उसकी वजह से छोटे पेटी क्राइम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से माहौल बाहर का थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है जी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम एक लोगो, एक हमारा नारा है कि आप हमें क्रिमिनल दें, हम आपको अच्छा शहरी देंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। करीम साहब, अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ी है, मगर हमारे शहर में, कराची जैसे शहर में जराइम भी बढ़ रही है, तो क्या जराइम बढ़ने से कैदियों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिनको सज़ाएं हो रही हैं, या जो कैद जो आ रहे हैं जेल में, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े जाते हैं, फिर उनको कोर्ट जेल कर देती है? शरह कितनी बड़ी है सर, कितनी बड़ी है? अगर हम देखें तो नियर अबाउट लमसम डेली अगर पहले आते थे, एडमिशन हो रही थी न्यू जो है वो प्रिजनर्स की 30-40, तो अब वो ज़्यादा हो गई है, 30-40 से भी बढ़ गई है जी। तो अब्दुल करीम साहब, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो कि अपने घर वालों से, इस दुनिया से बिल्कुल दूर है, एक कैद है, उनको क्या देंगे जो गलत काम कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं? एज अ सीनियर सुपरिटेंडेंट क्या कहेंगे उन लोगों से जो गलत काम कर रहे हैं? क्या मैसेज है यहाँ से जाए ताकि माशरे में वो दिखे? देखें, मैं एक ही बात का मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफॉर्म से, कि ये इनमेट्स यहाँ पे अंदर इसलिए हैं कि इन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया। बाकी दुनिया बाहर जो है वो इसलिए है कि उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर हमारी फैमिलीज़, हमारे बाकी सारी जो फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर एक विजिलेंस रखें, उनकी गैदरिंग को चेक करें और उनको प्रॉपर टाइम दें, उनके ग्रीवेंसेस को खुद लिसन करें, तो शायद माशरे में, या उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में एक स्किल प्रोग्राम पे भेजें, तो शायद उनमें बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम साहब, जो कि फरमा रहे थे कि हमारा एक नारा है, पुलिस का ये एक नारा है कि आप हमें क्रिमिनल दें, हम आपको एक अच्छा माशरे का शहरी देंगे। और साथ ही साथ हमने सेंट्रल जेल की तमाम तर सिचुएशन आपको पहले प्रोग्राम में भी दिखाई है, और पुलिस की जानिब से और विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो यहाँ के तमाम तर मामलात हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, चाहे वो सफाई सुथराई हो, खाने पीने का इंतज़ाम हो, या कैदी की स्किल्स, या तो उनकी पढ़ाई को लेकर हो। और हम भी ये कहेंगे कि गलत काम करने से पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और गलत काम करने से पहले 100 बार सोचें, वरना जो कैद है वो बहुत बुरी होती है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।